आज की जनरेशन को वैसे तो बोलने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू हैव स्टॉप योर स्टडीज और समथिंग लाइक दैट, बट कीप लर्निंग बिकॉज रियल एस्टेट इज अ सब्जेक्ट विच इज नॉर्मली नॉट टॉट। अंदर जो एक बात थी कि मुझे अपना कुछ बिजनेस करना है, करेक्ट। और बिजनेस के लिए चाहिए पैसा, लेकिन उतना बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं था। कि हर जगह इत्र नहीं महका करते, हर जगह इत्र नहीं महका करते, कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है जैसे आप हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल टॉक विद नरेश पी अरोड़ा में, जहां हम रियल एस्टेट की दुनिया के अनुभवी लोगों से बात करेंगे और एक नए नजरिए से चीजों को समझेंगे। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, जिन्होंने 3 दशक पहले रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में कदम रखा और कई रियल एस्टेट एसोसिएशंस के साथ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, और ये पास्ट एनआर इंडिया प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो उनके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। तो स्वागत करते हैं आशा रियल्टर्स के फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर कल्पेश शाह का। कल्पेश जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल्पेश जी, हम आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं रिगार्डिंग रियल एस्टेट। तो कल्पेश जी, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में, आपकी रियल एस्टेट जर्नी के बारे में बताएं प्लीज। Definitely, Naresh ji. Thank you very much for inviting me for your first podcast. It's a wonderful initiative, and I wish my all the best wishes and थैंक यू। congratulate for this beginning. Uh, I really appreciate that you have given me that opportunity. रियल एस्टेट मेरा एक ऐसा सोच था कि जब भी आई एम फर्स्ट जनरेशन रियल्टर, so I was doing job. I've done job with Mafutlal. I've done job with Nirlon, and then I've done my consultancy in textile. But having done all that, एक अंदर जो एक बात थी कि मुझे अपना कुछ बिजनेस करना है, करेक्ट। और बिजनेस के लिए चाहिए पैसा, लेकिन उतना बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं था। तो एक बहुत अच्छे सीनियर मेरे जो है कश्यप शाह, उनसे एक बार मुलाकात हुई, and he was very well established, very big name he had in his golden days those days. आज की तारीख में भी he has become a developer. So he told me कि Kalpesh, you are running here and there to run some industries. So why don't you do your own business, which is real estate, where in which you can have a better uh, earning as well as good opportunity. I said, I don't mind. I would like to look at it. तो उनका एक करेक्ट। खाली बात ये था कि एक काम खाली तुझे करना होगा, 6 महीने का पैसा तेरे जीने का अगर तेरे पास है तो ये धंधा तेरे लिए मजबूत है, आ जा। सही है। सो देन आई टुक हिज वर्ड एज अ गोल्डन वर्ड, एंड फ्यू फ्रेंड्स सपोर्टेड, और उसके बाद में ये जर्नी की शुरुआत हो गई, एंड नाउ आई एम इन रियल एस्टेट सिंस मोर देन 3 decades. एक्सेलेंट। सर, मैं ये भी कहूंगा कि आपके इतने वर्ष के रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज के एक्सपीरियंस है, आज हमारे व्यूअर्स तो बहुत ही खुश होंगे। कल्पेश जी, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं जी और आपने कंप्यूटर मैनेजमेंट किया है। जी। तो ऐसे में जहां लोग अधिकतर आइदर सीए में जाते हैं, आइदर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर फील्ड में जाते हैं, तो आपको एक रियल एस्टेट की दुनिया में कदम रखने की प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई? जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बताया, ब्रीफिंग उसके बताया। मैं ऐड में और करना ये चाहूंगा कि मेरे पिताजी was working with Nirlon, ओके। and he had severe asthmatic problem at the age of 52, 53. ओह। And then he continued to work for up to maybe around 56, 57. पर जब भी मैंने सुबह उनके साथ में जाते हुए एक बार
देखा कि भाई ही इज नॉट कंफर्टेबल इवन टू क्लाइंब स्टेयरकेस, तो उस दिन मैंने नक्की कर लिया कि नो, नाउ माय डैड हैज टू रिटायर इमीडिएटली। तो घर पे जब भी आए तभी शांति से मैंने बात की, मैंने बोला नाउ आई डोंट वांट टू डू वर्क एनी मोर। और मैं उस टाइम काम करता था मोहतलाल में। तो उन्होंने कंडीशन रखी कि प्रोवाइडेड वहां पे उन दिनों ऐसा चलता था कि मतलब अगर डैड छोड़ेगा तो सन को जॉब वहां पे मिल जाएगी, अगर वो चाहते हैं तो। एंड Revlon वाज लाइक फ्लरिशिंग कंपनी दोस डेज। तो गावस्कर वगैरह, संदीप पाटिल वगैरह वो टाइम पे उन दिनों वहां पे काम करते थे। तो उन्होंने बोला अगर तू वहां पे ज्वाइन होता है तो मैं छोड़ दूंगा। मुझे किसी भी हाल में वो सोच थी कि नहीं, उनको रिटायर करना है। तो मैंने बोला ठीक है, आई एम ओके, आई एम फाइन विद इट, आई विल ज्वाइन दैट कंपनी। सो एक्सेलेंट। ये सिचुएशन में मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद में तो क्या होता है ना, एक खुले में जीने की जो तमन्ना थी, वो वहां पे जाके ऐसा लगने लगा कि मैं अभी डेली जेल में जा रहा हूँ। अच्छा। 8 घंटे की मेरी डेली जेल है। बंद एकदम, बहुत बड़ा कंपाउंड। वहां पे एक फिक्स जगह पे काम करना और फिर जो भी है एक स्टेबल वर्क था। तो ऐसा लग रहा था ये तो जाकर के मतलब है इतना सारा फ्रीडम है, लेकिन मेरे लिए कंपाउंड ही हो गया, चाहे भले वो 25 एकड़ का 50 एकड़ का हो। क्योंकि आने के लिए जैसे मतलब एंट्री में चेकिंग, एग्जिट पे वापस चेकिंग, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एंड दिस लाइक स्लोली आई देन डेड के भाई नहीं, अभी डैडी को धीरे धीरे एक कंफर्टेबल देता गया, क्योंकि साइमल्टेनियसली आई वाज डूइंग माय अदर बिजनेस, स्मॉल बिजनेस। एक कंफर्ट लेवल पे आने के बाद में मैंने उनको बोला सर प्लीज अलाउ मी दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग जॉब हियर। तो फिर उसके बाद में टेक्सटाइल कंसल्टेंसी 1 डेढ़ साल चालू करने के बाद में वहां पे भी ऐसा लगा कि नहीं, स्टिल आई नीड मोर। देन आई स्टार्टेड विद रियल एस्टेट। सो एक्सेलेंट कल्पेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कल्पेश जी, आपके हिसाब से जो रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में जो करंट ट्रेंड चल रहा है जी। और आने वाले वर्षों में रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज का आप क्या भविष्य देख रहे हैं? नरेश जी, मैं थोड़ा आपको पीछे ले जा करके बात करना चाहूंगा। मैं इस फील्ड में जब भी आया 89-90 में, तभी बहुत स्लो मार्केट था। हम्म। और लकीली मुझे एक फ्लैट बेचते ही 150 फ्लैट के रेडी पोजीशन की चाबी मिल गई बेचने के लिए। वाह। सो दैट वाज समथिंग के वहां पे मतलब जल्दी माल बिकता नहीं था, और वो माल बेचने के लिए काफी एफर्ट करने पड़ते थे। बट सब अच्छी किस्मत थी, तो जैसे ही काम हाथ में लिया, 1 आध साल में पूरा काम अच्छी तरह से सबब हो गया। तो एक ट्रेंड था कि वो टाइम पे बाजार स्लो था, फिर उसके बाद में एक ट्रेंड ये आया कि अप टू 94 बाजार बहुत अच्छा हो गया। फिर उसके बाद में 98 99 तक वापस बाजार खराब हो गया। फिर 2000 से लेकर के 2004 तक बहुत वापस अच्छा बाजार चला। फिर 2004 से 2008-9 तक वापस बाजार स्लो हो गया। तो ये 4 से 6 साल का जो साइकिल था, वो हर टाइम ट्रेंड चेंज करता रहता। फिलहाल जो हम लोग देख रहे हैं पोस्ट कोविड, वो ये था कि आज की तारीख के अंदर जो कोविड का टाइम जो गया, जैसे अपन बोल सकते हैं कि 2014 से लेकर के 2000, नॉट ओनली कोविड बट मेनी अदर फैक्टर एक्चुअली किल्ड द इंडस्ट्री। बट वापस सर्वाइवल कोविड के बाद में बहुत अच्छा रहा। और अभी के ट्रेंड में मैं ऐसा देख रहा हूँ, और जो अभी का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको देखते हुए और जो डेवलपमेंट हो रही है ओवरऑल, तो काफी कंस्ट्रक्शन चल रहा है हर एक बाजू अच्छी तरह से। और इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो हो रही है, तो बाइंग कैपेसिटी भी हर एक कस्टमर की बहुत अच्छी हो रही है। तो ओवरऑल मैं ट्रेंड ये देख रहा हूँ कि भविष्य बहुत अच्छा चलेगा। और आगे जो डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज है, और उसके सामने बाइंग कैपेसिटी जो है कस्टमर की, वो बहुत अच्छी रहेगी, बढ़ेगी। इसके सामने बहुत सारे वर्टिकल्स भी खुल गए। जब भी मैंने स्टार्ट किया था तभी ऐसा था कि खाली रेसिडेंशियल हो रहा था। फिर धीरे धीरे रिटेल, फिर कमर्शियल, फिर कमर्शियल के बाद में इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल के बाद में लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक के बाद में सेकंड हाउस, बंगलो प्लॉट। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल जो बढ़ रहे हैं,
वो वर्टिकल में अपॉर्चुनिटी लोगों को बहुत अच्छी मिल रही है। और रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर मतलब 25-27 इंडस्ट्री कनेक्टेड है। तो हर एक किस्म का ग्रोथ, हर एक किस्म की सबको अपॉर्चुनिटी काम करने के लिए मिल रही है, तो वो एक बहुत अच्छी बात बहुत बढ़िया। हाँ, जैसे आपने बताया ना, कल्पेश जी के लोग रेसिडेंशियल आए, फिर कॉमर्शियल आए, इंडस्ट्रियल हुआ, वेयरहाउसिंग हुआ, लीजिंग हुआ, प्री लीजिंग हुआ, उसके बाद रीट आया, फ्रैक्शनल आया, फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ रही है। लेकिन है। कल्पेश जी, मैंने लास्ट मेरे 3 डेकेड्स में मैंने देखा है एक्सपीरियंस में कि ज्यादातर लोग रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को लेकर कंफ्यूज होते हैं। जी। आपका क्या ख्याल है, अगर मैं रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करूं तो ज्यादा बेटर क्या है? आ, मैंने जो पॉइंट नहीं कवर किए थे आपने अच्छी तरह से कवर कर लिए, जो बाकी के वर्टिकल थे। सो आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। जो आपका क्वेश्चन है कि आपने बताया कि रेसिडेंशियल और कमर्शियल में एक कस्टमर कंफ्यूज रहता है, और उसमें से आपके हिसाब से क्या प्रिफर करना चाहिए। मेरे हिसाब से क्या है कि रेसिडेंशियल बाइंग है ना, एक अपने आप में एक बिगिनियर जो रहता है उसका एक फर्स्ट थॉट ये रहता है कि भाई मेरा एक अच्छा घर हो, जहाँ पे मैं रहता हूँ उससे बेटर घर है। तो पहला जो भी पैसा आता है लाइफ में किसी के पास, तो वो पैसे के अंदर आदमी ये सोचता है कि भाई मैं जो है पहले एक अच्छा घर ले लूं। जैसे ही वो घर ले लेता है उसके बाद में सोचता है कि भाई अभी मैं कौन सा इन्वेस्टमेंट करूं जिसकी वजह से मुझे पैसे। करेक्ट। तो वो जो पैसे मिलने के लिए और इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ होने के लिए एक जो सिचुएशन मिलती है, और वो देखने के लिए आदमी सोचता है कि कहाँ से ज्यादा मिलेगा। तो जनरली कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो आरओआई आती है वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से ज्यादा अच्छी आरओआई आती है। और उसके अंदर जब प्रीलीज में चले जाते हैं तो प्रीलीज में थोड़ा और अगर पैसा बढ़ गया और ज्यादा आपने इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी रखी तो उसके अंदर आरओआई और उससे बेटर आ सकती है। जनरली स्पीकिंग हमने देखा है कि जो ग्राउंड अटैच असेट है वो अप्रिशिएट भी अच्छा होता है, और हायर फॉर कमर्शियल भी कंपेरेटिवली उतना ही अप्रिशिएट होता है, और प्लस फिक्स रेंटल इनकम मिल जाती है, जिसकी वजह से ऐसा है कि एक आदमी को मतलब दूध देने वाली गाय मिल गई, रोज दूध भी मिलेगा। और गाय जैसे जैसे बड़ी होगी तो दूध ज्यादा भी देगी और उसकी कीमत भी आ जाए, राइट। कीमत के एप्रिसिएशन जो होता है वो एप्रिसिएशन भी चालू रहेगा। वेरी वेल मैनेज कल्पेश भी, आपने रेसिडेंशियल को भी मैनेज कर लिया, कॉमर्शियल को भी मैनेज कर लिया। कल्पेश जी, जैसे आपको मालूम है, जी। कुछ दिनों में और कुछ चंद महीनों में इलेक्शन आ रहा है। जी। ये इलेक्शन को लेके रियल एस्टेट का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा? फिलहाल जो हम लोग देख देख रहे हैं 2014 से जो गवर्नमेंट अभी चल रही है काफी अच्छी तरह से चल रही है, और बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दिख रही है। बोलते हैं ना, अब की बार मोदी सरकार 405 या 412। तो ये चीज ऐसी है कि उसकी इफेक्ट ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं और उसका काम भी देख रहे हैं हम लोग। तो जो हमने शायद पास्ट में नहीं देखा उतना हमने इंफ्रा ग्रोथ देखा, जो हमने पास्ट में नहीं देखा उतना इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी देखा, उतनी इकोनॉमी का वॉल्यूम देखा। और जो पहले ऐसा था कि भाई कोई भी छोटा आदमी अगर बैंक में जाए तो उसको खड़ा तक नहीं रखते थे, आज के तारीख में छोटे आदमी को भी अगर 2-5-10 लाख का लोन चाहिए तो मिल जाता है। तो ये सारी इफेक्ट ऑल इन ऑल जो है, मैं एक जस्ट खाली एग्जांपल देता हूँ। एक कस्टमर मेरी ऑफिस में आया था, और हम्म। मेरे सेल्स एग्जीक्यूटिव उसको अटेंड कर रहे थे। उसको पूछा तो क्या कर रहा है, तो उसने बताया मैं डोसा बेच रहा हूँ अच्छा। और मेरी लारी है, और अभी अभी मैंने एक दुकान ली है भाड़े पे। अच्छा। मैंने उनको पूछा क्या है तेरी फाइल वगैरह कैसे है। बोलता है सर अभी सब कुछ मेरा सिस्टमेटिकली है, पहले ऐसा था कि फाइल नहीं बनती थी, अभी कंपलसरी बनानी पड़ती है। बोला क्यों? बोला जो भी आता है पैसा देता ही नहीं, जीपे करता है, यूपीआई करता है, या जो भी है सिस्टम है मेरा वो सिस्टम में देता है, तो मेरा भी ऑफिशियल अकाउंट हो जाता है, तो मेरा इनकम दिखता है, तो मुझे अभी सामने लोन मिलता है। तो अभी मेरे पास इतना स्ट्रेंथ है कि मैं 60-70 लाख का तो लोन ले लूंगा, और बाकी का मेरे पास कुछ जमा किया हुआ छोटा मोटा दूसरा प्रॉपर्टी है, वो बेच के मैं चाहता हूँ 2 बेडरूम वाला का फ्लैट ले लूं। तो नहीं। ये जो बातें हैं, ये बातें ऑल इन ऑल जो हम लोग ने शायद पास्ट में 5 साल पहले नहीं सोची थी, 7 साल पहले नहीं सोची थी,
वो आज हो रही है। तो आई थिंक ओवरऑल फ्यूचर ऑफ मतलब जो हिसाब से आज की तारीख में हर एक सिटी में देखिए कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट करेक्ट, स्विंग में, एट द सेम टाइम उतना खरीदी पावर भी है। तो वो जो करेक्ट। खरीदी पावर है उसको भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो ऑल इन ऑल आई थिंक वी फोरसी दैट मोदी जी का ये कहना है कि भाई अपने को 5 से 25 या 40 ट्रिलियन तक भी जाना है तो सिस्टमेटिकली आगे बढ़ते जा करके ही काम होगा। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि this will definitely lead to a better future for next generation. आई थिंक जो आपने बताया ना, मैं उसमें जस्ट थोड़ा एक वैल्यू एडेड सर्विस करूंगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ग्रोथ हो रहा है आज की तारीख में, बोलते हैं ना कि अगर जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, उसकी इकोनॉमी डे बाय डे स्ट्रांग होती जाती है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज हम 5th पोजीशन पे हैं और अगले इलेक्शंस के बाद हम 3rd पोजीशन पे आएंगे। कल्पेश जी, आपने थोड़ा तो पहले बीच में मुझे बता दिया प्रीलीज को लेके, लेकिन प्रीलीज प्रॉपर्टी क्या होती है? मैं चाहता हूँ आप अपने नजरिए से लोगों को समझाएं, प्रीलीज प्रॉपर्टी क्या होती है और उसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना बेनिफिशियल हो सकता प्रीलीज प्रॉपर्टी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रेगुलर इनकम मिलता है और उसके साथ में उसका एप्रिसिएशन भी अच्छा होता है। अब वो लेने के लिए एक अगर आपके पास अच्छा कंसल्टेंट हो है? जो आपको कंपेरेटिव चार्ट बता सके कि ये चीज यहाँ पे भले थोड़ी महंगी ले रही हो और थोड़ा कम आरओआई से ले रहे हो, बट उसका फ्यूचर क्यों अच्छा है, उसका लोकेशनल वैल्यू क्या है। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई किसी को फर्स्ट स्टेज के एंट्री लेवल पे ही ज्यादा आरओआई चाहिए, करेक्ट। तो वो आरओआई भी अगर लेना है तो कंपेरेटिवली क्या देना है और कैसे लेना है। और प्रीलीज लेने का ऐसा है कि हर एक प्रॉपर्टी एक अलग अलग हिस्ट्री से आगे बढ़ती है, तो उसकी हिस्ट्री की जानकारी एक अच्छे रियल्टर को होती है जो प्रोफेशनल है। और अगर उनके पास अगर आप जाते हो तो ही कैन रियली गाइड यू वेल। और उसमें इन्वेस्टमेंट होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक आपकी पैसिव इनकम जो आपके पैसे है, उसकी पैसिव इनकम आपके पास रेगुलर होने के बावजूद उसका एप्रिसिएशन मिलने के साथ आपको कभी भी रातों रात पैसा चाहिए तो आप एलआरडी कर लो। मैं चाहता हूँ सर एलआरडी, लोन रेंटल टू डिस्काउंटिंग, आप उसी की बात कर रहे हैं, जी जी। तो तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कर लो, एलआरडी कर दो, तो ये सारी चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ में अटैच है, फाइनेंशियल आपका करेक्ट। स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। और प्रीलीज प्रॉपर्टी एक आपके लिए एक पैरेलली अच्छी ग्रोथ सिस्टम के लिए काम करती सर वापिस वही क्वेश्चन उससे पैरेलल है कि प्रीलीज प्रॉपर्टी परचेस करने पे लोगों को क्या चीजें मेजर ध्यान में रखनी चाहिए? है। मेनली जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो उसके अंदर टेनेंट कौन लगा है, करेक्ट। उसके अंदर कितने साल का आपका एग्रीमेंट है, एक्सेलेंट। उसके अंदर लॉक इन पीरियड क्या है, डिपॉजिट भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट कंपनी आती है तो डिपॉजिट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो एकदम सिस्टम से ही चलते हैं और सिस्टम से पेमेंट आता है। खाली करने वाले होते हैं तभी भी आपको टाइमली बता देते हैं, और अगर उनको टाइम चाहिए तो भी ऑफिशियली वो डिक्लेयर करते हैं कि भाई सही टाइम बात है। चाहिए। पर अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी की हम्म, लेते हैं तो उसके अंदर उनका आ, उनका पर्टिकुलरली कितने नंबर ऑफ आउटलेट है, अगर ये प्रॉपर्टी अगर इनिशियल डेज में नहीं चलती है तो लोन जो पेमेंट है सस्टेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। आपको आगे अगर कोई आपने बेचने के लिए एग्जिट क्लॉज रखना है तो रखने के लिए इजाजत देती है या नहीं देती है। आपका बाकी के टैक्सेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। प्रॉपर्टी टैक्स हर एक का सिटी का अलग अलग कायदा है, तो जो भी लोकल सिटी में आप काम करते हो वो हिसाब से उसका प्रॉपर्टी टैक्स का क्या आएगा। अ, आपके दूसरे जो डिपॉजिट्स वगैरह है, कैसे लेना है कैसे देना है, कभी उसका रीसेल करना है तो रीसेल करने की प्रोसीजर में क्या आपको करना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा।
और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उनके पास से जो इन बिटवीन, आपने कोविड में हमने बहुत सारे जन को देखा होगा कि इन बिटवीन रेंट नहीं मिला, या उनको प्रॉपर्टी वापस मिलने के लिए परेशानी थी, किसी को प्रॉपर्टी मिल गई तो उसके बाद में उनके खुद के आउटस्टैंडिंग बढ़ गए। तो ये जब भी डील करने के लिए अगर कोई बीच में अच्छा ब्रोकर होता है, तो वो डेफिनेटली आपको बहुत सारे रास्ते बता सकता है, और वो रास्ते से दूसरा आपको अरेंजमेंट करके भी दे सकता है। तो मेनली चीजें ये है कि अगर एक अच्छा कंसल्टेंट हमेशा साथ में रहता है, जो आपको ये सारी चीज की जानकारी रख करके आपका डील अच्छी तरह से मैनेज भी करके दे सकता है, और अच्छे से उसको तकलीफ आने पर आर्बिट्रेट भी कर सकता है। तो ये दोनों एक्सलेंट। चीज अगर होता होने के लिए, अब एक खुद को जानकारी जितनी ज्यादा अच्छी होगी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके सही। अलावा अगर आपके पास कोई अच्छा कंसल्टेंट है और उसके थ्रू आपने लेना देना किया, तो वो एक सोने पे सुहागा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। मैं चाहता हूँ कि आपके इस आंसर से जो भी आने वाले लोग अगर प्रीलीज प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो उनको कंप्लीटली डिटेल का पता चल जाएगा। कल्पेश जी, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि कल्पेश जी सिर्फ रियल एस्टेट के शहंशाह नहीं है, लेकिन टैलेंट के भी शहंशाह है। कई बार हम एनआर इंडिया के कन्वेंशन में मिले, मैंने आपके मतलब ये कह सकते हैं मैंने आपके टैलेंट देखे हुए हैं, और आप अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं। सर मैं चाहूंगा आप उनके अगर इधर कोई एक डायलॉग या इधर कुछ एक चंद मतलब गाने की लाइनें सुना दीजिए सर। आ, आपने मतलब एक प्रोफेशनल के अलावा, रियल एस्टेट के अलावा बाकी का जो, मतलब एक एक क्या हमेशा एक अच्छी इस किस्म की आदत हर एक के अंदर होनी चाहिए। तो मैं एक थोड़ा बहुत छोटा मोटा शौक रखता हूँ। श्योर श्योर। आपने बताया है तो मैं कोशिश करता हूँ। श्योर। तो एक तो मैं मतलब एक मैं डायलॉग की आपको सुनाना चाहूंगा पहले। जी 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 जरूर। अ, अमिताभ का नमक हलाल का एक डायलॉग है जिसके अंदर अमिताभ वाह। उसके दोस्त के साथ में, भैरव के साथ में रंजीत को इंटरव्यू देने के लिए जाता है। तो उसकी एंट्री पे जब भी भैरव उसको अंदर लेके जाता है, तो उसका जो दोनों के बीच में वार्तालाप होता है, या तो जो भी डायलॉग हो रहा है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। श्योर श्योर। रंजीत पूछता है, अरे भैरव ये तो किस चीज को ले आया? अमिताभ उसका जवाब देता है, बाबू जी हम कोई चीज नहीं है, हमारा नाम अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वल्द दशरथ सिंह है, लक्ष्मणपुर गांव के रहने वाले हैं, इंटर पास है। हमारे गांव में मैं और मेरे दद्दू ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, बाकी कोई चौथी पास नहीं है। शहर में आने से पहले हमारे दद्दू ने हमको 3 बातें सिखाई। पहली, पराई औरत पराई दौलत पे हाथ नहीं रखना। दूसरी, जिसका नमक खाओ उसकी नमक हलाली करना। और तीसरी, जिसका नमक खाओ उसकी नमक हलाली करना, और अन्याय के सामने कभी सर नहीं झुकाना। बहुत। तो ये एक उसका ये है। मैं आपको एक एक स्पीड में बोल के दिखाता हूँ, तो आपको उसका थोड़ा एग्जैक्टली टोन पता चलेगा। एग्जैक्टली टोन मिल जाएगा। करेक्ट, प्लीज गो अहेड। बाबूजी हम कोई चीज नहीं है, हमारा नाम अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वल्द दशरथ सिंह है, लक्ष्मणपुर गांव के रहने वाले, इंटर पास है। हमारे गांव में मैं और मेरे दद्दू ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, बाकी कोई चौथी पास नहीं है। शहर में आने से पहले हमारे दद्दू ने हमको 3 बातें सिखाई थी। पहली, पराई औरत पराई दौलत पे हाथ नहीं रखना। दूसरी, अन्याय के सामने सर नहीं झुकाना। और तीसरी, जिसका नमक खाओ उसकी नमक हलाली करना। बोलो, हमारे दद्दू ने बिल्कुल ठीक कहा था ना? हाँ हाँ, तुम्हारे दद्दू ने बिल्कुल ठीक कहा था, लेकिन अब जब तुम शहर में आ गए हो तो ऐसे ही हिंदी बोलोगे या इंग्लिश वगैरह भी कुछ आता है? सर लो कर लो बात, हमको ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। Bhairav becomes Bairan and Bairam becomes Bhairav because their minds are very narrow. You see, sir, in the year 1929, when India was playing against Australia at Melbourne City, Mr. Vijay Merchant and Mr. Vijay Hazare were at the crease. Mr. Vijay Merchant told Mr. Vijay Hazare,
Look, sir, this is a very prestigious match and you must consider this match very carefully. Therefore, considering the consideration that you are giving me must be considered very ultimately. Therefore, Vijay Haryare told Vijay Merchant that you take her and oh, shut up. Similarly, sir, in the year 1979, when Washim Raja and Washim Bari were at the crease, Washim Raja told Washim Bari, this is a very prestigious match and we must consider this match very carefully. Washim Raja told Washim Bari that you strike a ball on the right and then we'll take a run. And ultimately strike the ball on the right and then both of them ran and they got out. Oh, अच्छा अच्छा ठीक है अब तुम बाहर जाओ मैं भैरव से बात करता हूँ सर तुम्हारी नौकरी पक्की हाँ तुम बाहर जाओ मैं भैरव से बात करता हूँ सर एक्सेलेंट सर, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया सर। उनके दद्दू ने तो जो कहा लेकिन आपने सेम रिपीट किया सर, एक्सेलेंट। ऐसा है कि आपने मुझे इंस्टेंट पूछ लिया और मैंने इंस्टेंट कर लिया। बाकी क्या है कि अगर थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है ना तो बीच में जो सेकंड हाफ में जो थोड़ी हुई वो निकल जाती थी। पर सर एक्चुअली लाइव में इतना परफेक्ट परफॉर्मेंस, आई हैट्स ऑफ यू सर, एक्सेलेंट। सो सर हमने रियल एस्टेट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जी। इससे लाइक मैं चाहूंगा कि आपके उनके उत्तर आप ऑडियंस को बताएं। सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया में कौन सा फैक्टर्स प्रॉपर्टी की वैल्यू पे इम्पैक्ट करता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है लोकेशन। ओके, और दूसरे उसके बाद में बात आती है स्टेबिलिटी। परफेक्ट। सर माय सेकंड क्वेश्चन इज, इंडिया में रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज को ट्रांसपेरेंसी देने के लिए कौन सा इनिशिएटिव गवर्नमेंट द्वारा लिया गया? मैं बताऊंगा, जब तक रेरा नहीं था बॉम्बे में हमने बहुत उसको एक्सपीरियंस किया है, तब तक हर एक डेवलपर अपने हिसाब से हर एक कस्टमर को हैंडल करता था और जो मन में आए वैसे वो हर एक चीज के लिए उनको परेशान भी करता था बोल सकते हैं या ट्रीट करता था। रेरा आने के बाद में बहुत एक अच्छा वॉचडॉग रखा जिसका डर कुछ हद तक डेवलपरों को है। सही बात। और डेवलपर लोग ने भी एक बात नक्की कर ली कि भाई हाँ, अगर हमें इंडस्ट्री के रूप में जाना है तो ये सारे कायदे वगैरह को ध्यान में रख करके चलना बहुत जरूरी है। और बैंक ने भी उस रेरा को उतना ही इम्पोर्टेंट दे करके चलाया कि भाई उनकी क्लैरिटी आप लेके आओ, उसके बाद में हमारे से पैसा लेके। बिल्कुल सही है सर। तो आपका उनको अप्रोच देने से और आपको ट्रस्ट, और जो भी कोई भी चीज पहली बार कोई किसी इंसान से मिलता है, कोई भी बंदा, तो वो सारा इम्पैक्ट देने के लिए उसके पास जो फर्स्ट 10, मैं तो बोलता हूँ 15 सेकंड ही होता है, फिर उसके बाद में बाकी सिस्टम में जो फ्लो चलता है वही चलता है। करेक्ट। तो वो ये इनिशियल इम्पैक्ट देने के लिए बहुत सही है। और फाइनली, डीलिंग इन प्रॉपर्टी रिक्वायर्स वेरी कूल माइंड एंड बिग पैशन। जो एकदम पेशेंस होती है, अगर किसी के अंदर पैशन और पेशेंस दोनों चाहिए, क्योंकि ये चीज होने के बाद में जब आप एंटर करते हो तो उसके बाद में एक टाइम लाइन जो होती है ना ट्रांजेक्शन को चालू कर से खत्म करने की, वो टाइम लाइन के अंदर अच्छा टेम्परामेंट, अच्छा अप्रोच, और अगर कोई चीज आपके सोचने के बाहर चली गई है तो किस हिसाब से उसको हैंडल करने के लिए आपको एक स्टेबल माइंड रखना है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इतनी चीज मेरे ख्याल से जो बेसिक है, अगर इतना आपने कंट्रोल कर दिया तो उसके बाद में रियल एस्टेट में आप कुछ भी अच्छा बहुत बड़ा कर सकते बहुत बढ़िया कल्पेश जी, आपने इतने सारे अच्छे अच्छे पॉइंट आज की जो यंग जनरेशन को बताए हैं। सबसे अच्छा पॉइंट आपने बताया लर्निंग, मतलब मैंने कहीं पढ़ा भी है, लर्निंग इज अर्निंग। करेक्ट। हैं। बिल्कुल। सर मैं मतलब मैं ये समझता हूँ कि आज आपके जितने भी पॉइंट्स है, अगर कोई भी इस पॉडकास्ट के जरिए अगर इसको समझेगा और सुनेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना एक अच्छा फ्यूचर बना पाएगा। सो कल्पेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतना गाइड करने के लिए। बस मैं कल्पेश जी
इतना कहना चाहूँगा कि हर जगह इत्र नहीं महका करते, हर जगह इत्र नहीं महका करते, कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है, जैसे आप हो। ओह! थैंक यू वेरी मच। पर आपने ये मौका दिया उसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहूँगा और हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हम लोग बेस्ट दे पाएँ और वो बेस्ट देने के लिए जो एक मतलब क्या अपने बिज़नेस के साथ में एक ऐसा था कि अपन भी साथ में कुछ कंट्रीब्यूशन करें सोशल के लिए, सही फ्रेटर्निटी बात के है। लिए और जो भी बेस्ट हो सके, वो एक अच्छे एक अलोंग विद बिज़नेस टाइम में वो करने का मौका मिला और आप करेक्ट। सब लोग से मिलने का मौका मिला और आपने भी जो अभी तक जो कंट्रीब्यूट किया है एसोसिएशन के लिए वो भी बहुत काबिल तारीफ है और ये थैंक जो यू सर। आपका इनिशिएटिव है बहुत अच्छा लगा। बस ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें। श्योर सर। तो आज ही हमारी चर्चा यहाँ समाप्त होती है। मुझे आशा है कि सभी रियल एस्टेट की दुनिया के लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और प्रीलीज प्रॉपर्टी तक की सभी बातें पे क्लैरिटी मिल गई होगी। इसी तरह और रोचक चर्चाएँ एक अनुभवी दृष्टि के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। रियल टॉक विद नरेश अरोड़ा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं जल्द ही आपसे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू नमस्कार। कल्पेश जी। थैंक यू।